हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, लेक्सिकन फॉर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के 2023-24 के एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसके चैप्टर 9 जिसका नाम प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस है, उसका पार्ट 6। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। साथियों, करप्शन को ही समझ रहे थे और इसी को समझने में हम सबसे पहले तो चैलेंजेस को बाद में समझेंगे, लेकिन पहले इम्पैक्ट क्या पड़ता है करप्शन का वो समझते हैं। क्योंकि लास्ट में हमने जो टॉपिक ओवर किया था वो करप्शन एथिक्स और वैल्यूज़ का था। अब पहले आप ये समझिए कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है करप्शन का। दोस्तों, पूरे विश्व भर में यहाँ पे एक अग्रीमेंट है ज़्यादातर एकेडमिक्स और पॉलिसी मेकर्स के बीच में कि जो इफ़ेक्ट्स होते हैं करप्शन के, ये हर एक इंसान की ज़िंदगी से होके गुजरते हैं। बहुत सारी स्टडीज़ ने दिखाया कि करप्शन ना सिर्फ ग्रोथ को रोकता है बट इनइक्वालिटी, पॉवर्टी और ह्यूमन सफरिंग को भी बढ़ाता है और टेररिज्म से लड़ने की जो क्षमता है उसे कम करता है, ऑर्गेनाइज क्राइम को बढ़ाता है। तो इंडिया की जो इमेज है पूरे विश्व भर में वो गड़बड़ कर देता है। तो इम्पैक्ट जो करप्शन का है मल्टीफोल्ड है, इनकम्पासिंग पॉलिटिकल कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, इन्वायरमेंटल कॉस्ट और इश्यूज जो नेशनल सिक्योरिटी के हैं वो। तो ये एक एक करके चीज़ समझते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल कॉस्ट क्या आती है। देखिए, पॉलिटिकल कॉस्ट करप्शन की ये है कि पब्लिक ट्रस्ट कमज़ोर हो जाता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कम होता है, इलेक्टोरल प्रोसेस गड़बड़ हो जाएगा, पॉलिटिकल चॉइसेस जो अवेलेबल हैं वो रिस्ट्रिक्ट होंगी सिटीजन्स को और लेजिटिमेसी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में है वो ख़त्म होती है। जिनको ऐसे करप्ट चीज़ों से फ़ायदा मिलता है वो कोशिश करते हैं कि रिफॉर्म्स ना आए, इम्प्रूवमेंट्स ह्यूमन वेलबींग की, ये यहाँ पे दिक्कत में आती है। गवर्नमेंट को एक्शन जो है रिक्वायर करता है, गवर्नमेंट एक्शंस टू कॉम्प्लीमेंट प्राइवेट एफर्ट्स। तो सरकार जो वेस्ट करती है रिसोर्सेज को थ्रू इनएडवर्टेंस या मैलफिसेंस की वजह से, ये ग्रोथ से अलग होते हैं और अचीवमेंट जो दूसरे गोल्स की है वो कम हो जाती है। करप्ट सरकारें ये पॉलिटिकल लेजिटिमेसी में लैग करती हैं। इन सर्कमस्टेंसेस ऑफ लो गवर्नमेंट लेजिटिमेसी सिटीजन्स कोशिश करते हैं कि वो अब फिर जब मेरा काम ही नहीं हो रहा है तो हम टैक्सेस भी नहीं देंगे, है ना। फर्म्स अंडरग्राउंड चली जाती हैं ताकि उनको ब्यूरोक्रेसी के बर्डन से जो है झेलना ना पड़े। तो ये सब। दूसरा इकोनॉमिक कॉस्ट क्या आती है। इकोनॉमिक कॉस्ट में करप्शन इकोनॉमिक एफिशिएंसी को कम करता है, बुरी तरह से रिसोर्सेज को इन फेवर ऑफ रेंट सीकिंग एक्टिविटीज़ में मिस एलोकेट करके कॉस्ट ऑफ पब्लिक ट्रांजेक्शन बढ़ जाती है और ये एडिशनल टैक्स होता है बिजनेस पे इस वजह से, ताकि पे उससे इन्वेस्टमेंट कम होता है और इससे जेन्युइन बिजनेस कंपटीशन भी कम होता है। हाई लेवल ऑफ करप्शन अगर है तो लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, ग्रोथ कम होगी और करप्शन डिस्करेज करता है दोनों कैपिटल इनफ्लो और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी। करप्शन प्रोडक्टिविटी को भी कम करता है, इफेक्टिवनेस इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ की भी यहाँ पे रिड्यूस करता है और बिजनेस को इनकरेज करता है कि वो ऑपरेट करें अनऑफिशियल सेक्टर में इन वायलेशन ऑफ टैक्स एंड रेगुलेटरी लॉज। जो काफ़ी हाईली करप्ट कंट्रीज़ हैं वो अंडर इन्वेस्ट करती हैं ह्यूमन कैपिटल में स्पेंड करके कम एजुकेशन पे और ओवर इन्वेस्ट करती हैं पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे रिलेटिव टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड लोअर लेवल्स ऑफ इन्वायरमेंटल क्वालिटी। तीसरा जो इसकी सोशल कॉस्ट होती है, उसमें करप्शन का इफेक्ट सोशल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी में सबसे ज़्यादा अलार्मिंग डैमेज होता है। ये अंडरमाइन करता है लोगों का विश्वास पॉलिटिकल सिस्टम में, उनके इंस्टीट्यूशन और लीडरशिप में। करप्शन वैल्यू सिस्टम को भी ख़राब करता है और रॉन्गली अटैच करता है एलिवेटेड स्टेटस ऑक्यूपेशंस का दैट हैव रेंट सीकिंग अपॉर्चुनिटीज़। इन्वायरमेंटल कॉस्ट की बात करें तो इन्वायरमेंटल डिग्रेड होता है, एक इनडायरेक्ट बट काफ़ी सीरियस कॉन्सिक्वेंस है करप्ट सिस्टम का। ऐसे इन्वायरमेंटली डिवास्टेटिंग प्रोजेक्ट्स, इनको प्रेफरेंस दी जाती है फंडिंग में क्योंकि ये इजी टारगेट होते हैं, जिससे पब्लिक का मनी लगाओ प्राइवेट पॉकेट्स में जाएगा। पांचवा इश्यूज़ है नेशनल सिक्योरिटी को भी। देखिए, करप्शन जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ के बीच में हो गया तो इससे तो नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है ना। रिक्रूटमेंट ऐसे इनएलिजिबल लोगों का,
इजी रूट दे दिया स्मगलिंग का, वेपन का, टेररिस्ट देश में आ गए, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, तो ये सब गड़बड़ चीज़ें हैं। नेक्स्ट बात आती है कि चैलेंजेस क्या हैं करप्शन को लेकर। साथियों, एंटी करप्शन इंटरवेंशंस ने अभी तक देखा गया है कि ये इनएफेक्चुअल रहे हैं और बहुत ज़्यादा देखी है कि प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। इंटरवेंशंस देखे गए हैं कि सबसे ज़्यादा पॉस्चर कर रहे हैं बिना किसी रियल इंटेंशन के कि करप्ट को सामने लाया जाए। इनको एक हैंडी वेपन्स के तौर पे देखा जा रहा है फॉर पार्टीशन, पॉलिटिकल यूज़, जिससे ओपोनेंट्स को हार्नेस कर रहे हैं। करप्शन इतनी बुरी तरह सिस्टम में आ गया है कि ज़्यादातर लोग करप्शन को कह रहे हैं कि अब ये जाएगा ही नहीं, कोई भी एफर्ट इससे लड़ने के लिए लगाना बेकार है। आयरॉनिकली ये देखा गया है कि जो लोग टू लार्ज एक्सटेंट इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है करप्शन को अपनी ज़िंदगी के हिस्से के तौर पे, वे किसी को जज ही नहीं करते हैं मोरालिटी के ग्राउंड्स पे और एथिक्स के ग्राउंड पे। मतलब मॉरल थ्रेशोल्ड सोसाइटी का ये बढ़ गया है और लोग अब कंसिडर करते हैं इसे एक इंटीग्रल पार्ट। कहते नहीं है कि लॉयल्टी इतनी यूनिक दिखने लग गई है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे धोखे हैं कि लॉयल्टी जो होती है वो बहुत यूनिक लगने लगी है, हालांकि लॉयल्टी ही होनी चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा है। तो अब देखिए करप्शन लॉज जो इंडिया के अंदर हैं, थोड़ा सा वो आपको मैं बताती हूँ। पब्लिक सर्वेंट्स इंडिया के अंदर इनको पेनलाइज करा जाता है करप्शन के लिए अंडर द इंडियन पीनल कोड 1860 के तहत और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत। बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 भी बेनामी ट्रांजैक्शंस पर रोक लगाता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 ये पेनलाइज करता है पब्लिक सर्वेंट्स को अगर मान लीजिए मनी लॉन्ड्रिंग में ये इन्वॉल्व दिखते हैं। इंडिया सिग्नेटरी भी है यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन का। कब से? सिंस 2005 से। इंडिया ने रेटिफाई करा है कन्वेंशन को 2011 में और कन्वेंशन कवर करता है एक वाइड रेंज ऑफ एक्ट्स ऑफ करप्शन को और साथ में प्रपोज भी करता है कुछ सर्टेन प्रिवेंटिव पॉलिसीज़ को। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स एक्ट के जो रिलेटेड हैं करप्शन से वो बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम इंडियन पीनल कोड 1860 के बारे में। दोस्तों, आईपीसी पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन करता है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ऑफिसर जो कि मिलिट्री में हो, नेवी या एयरफोर्स में हो, पुलिस, जजेस, ऑफिसर्स कोर्ट ऑफ जस्टिस के या कोई भी लोकल अथॉरिटी जिसे सेंट्रल या स्टेट एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश करा गया है। सेक्शन नंबर 169 जो है इस पब्लिक पर्टेन करता है एक पब्लिक सर्वेंट को अनलॉफुली अगर आप बाय या बिड करते हो प्रॉपर्टी के लिए। पब्लिक सर्वेंट्स को पनिश करा जाता है, इसमें जेल हो सकती है 2 साल की या फाइन लग सकता है, या दोनों चीज़ें। अगर प्रॉपर्टी परचेज करी गई है तो ये जब्त हो जाएगी, कन्फिस्टिकेट कर ली जाएगी। सेक्शन नंबर 409 जो है वो पर्टेन करता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को बाय पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक सर्वेंट्स को पनिश करा जाएगा। इसमें उम्र भर की जेल हो सकती है, इसमें जेल 10 साल तक की भी हो सकती है और फाइन भी लगाया जा सकता है। इन एडिशन टू कैटेगरीज जो आईपीसी के अंदर है, जो डेफिनेशन है इसके अंदर पब्लिक सर्वेंट की, इसमें ऑफिस बेरर्स आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो फाइनेंशियल एड लें सरकार से, या एम्प्लॉयज़ हो गए यूनिवर्सिटी के, पब्लिक सर्विस कमीशन के या बैंक्स के। इसके अलावा अगर कोई पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्ट करता है किसी वैल्यूएबल चीज़ को बिना पे करे उसके लिए, या उल्टा सीधा पैसा दे दिया फ्रॉम अ पर्सन विद हुम ही इज़ इन्वॉल्व विद अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, तो इसे पेनलाइज करा जाएगा। मिनिमम पनिशमेंट इसमें 6 महीनों की होगी और मैक्सिमम पनिशमेंट 5 साल की हो सकती है विद अ फाइन। तो ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है कि प्रायर सैंक्शन लिया जाए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से इन ऑर्डर टू प्रोसिक्यूट अ पब्लिक सर्वेंट। नेक्स्ट है बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 का। यह एक्ट भी प्रोहिबिट करता है कोई भी बेनामी ट्रांजैक्शन, मतलब अगर आप प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हो ना, बेनामी का मतलब क्या है? बेनामी। इसका मतलब प्रॉपर्टी को परचेज करा जा रहा है किसी गलत नाम पे, किसी दूसरे के नाम पे, जिसने पैसा नहीं दिया है उसके नाम पे प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया गया है। एक्सेप्ट वन कि एक पर्सन परचेज करे प्रॉपर्टी को अपनी वाइफ या अनमैरिड डॉटर के नाम पे, है ना, ये तो अलग बात हो गई। तो कोई भी व्यक्ति जो बेनामी ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व पाया जाता है ये पनिशेबल होता है, इसको जेल होती है 3 साल की, या इसमें मान लीजिए 3 साल की जेल और फाइन, ये दोनों चीज़ें लगाई जा सकती हैं। सारी ही प्रॉपर्टी जो कि बेनामी है ये अक्वायर्ड करी जा सकती हैं बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी एंड नो मनी शैल बी पेड फॉर सच एक्विजिशन।
देखिए, हालांकि बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988 ये स्टैट्यूट बुक्स में तो 28 साल से ज़्यादा रहा, बट ये ऑपरेशनल नहीं बन पाया कुछ अपने इनहेरिटेंट डिफेक्ट्स की वजह से। और विद अ व्यू ऑफ प्रोवाइडिंग अफेक्टिव रेजाइम जिससे बेनामी ट्रांजैक्शंस पे रोक लग सके, तो उसमें एक्ट को अमेंड करा गया फिर बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 2016 में। ये जो अमेंडमेंट लाया गया, इसने कुछ स्पेसिफाइड अथॉरिटीज़ को पावर दी कि आप प्रोविजनली अटैच करिए उन बेनामी प्रॉपर्टीज़ को और बाद में उनको जब्त कर लीजिए। बिसाइड्स, अगर मान लीजिए कोई इंसान गिल्टी पाया जाता है बेनामी ट्रांजैक्शन के ऑफेंस में किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, तो इसको पनिशमेंट मिले तगड़ी, बिल्कुल कम से कम तो 1 साल और 7 सालों तक के लिए एक्सटेंड हो सके। साथ में इसको 25% का फेयर मार्केट वैल्यू जो प्रॉपर्टी की है उसका 25% का फाइन भी लगे। बेनामी ट्रांजैक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2016 ये इफेक्ट में आया 1 नवंबर 2016 से। कई सारे बेनामी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करा गया है जब से ये इफेक्ट में आया है अमेंडेड लॉ। तीसरा आता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। देखिए, एक्ट ये कहता है कि जो ऑफेंस है ये मनी लॉन्ड्रिंग का ना, ये होता है अगर एक इंसान जो कि पार्टी है किसी भी प्रोसेस में जिसका कनेक्शन है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से या प्रोजेक्ट से, और ऐसे प्रोसीड्स जो हैं वो अनटेंटेड प्रॉपर्टी के हैं। जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब है यहाँ पे कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी व्यक्ति को मिली है क्या करके, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करके रिलेटेड टू ऐसे ऑफेंसेस से जिनका जिक्र जो लिस्ट करे गए हैं शेड्यूल में इस एक्ट के। एक इंसान को चार्ज किया जा सकता है इस ऑफेंस से मनी लॉन्ड्रिंग के तभी जब इसको ऐसी चीज़ पे चार्ज किया गया हो कि इसने जो इसमें ऑफेंस शेड्यूल है उससे वो ऐसा कोई ऑफेंस इसने किया है। पेनाल्टी जो लगेगी कमिट करने के लिए ऑफेंस को मनी लॉन्ड्रिंग की बहुत ही रिगरस है। 3 से 7 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। अगर एक इंसान कन्विक्ट मिला ऐसे ऑफेंस में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत, तो जेल उसको कम से कम 10 साल तक भी हो सकती है। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ये डिसाइड करेंगी कि वेदर प्रॉपर्टी को अटैच या सीज करा जाए मनी लॉन्ड्रिंग में या नहीं, और एपिलेट ट्रिब्यूनल सुनेंगे, सुनवाई करेंगे अपील्स की जो कि होंगी अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ एजुकेटिंग अथॉरिटी एंड या कोई भी अथॉरिटी जो एक्ट के तहत आती है। इवन आपको मालूम है बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडिएटरी ये भी रिकॉर्ड मेंटेन करें उन सारे ट्रांजैक्शन का जो स्पेशल नेचर और वैल्यू के हैं, और वेरीफाई और मेंटेन करें रिकॉर्ड्स अपने सारे कस्टमर्स के, फर्निश करें ऐसी इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड अथॉरिटीज़ को। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस क्या फॉलो करा जाता है जब इन्वेस्टिगेट करते हैं या प्रोसिक्यूट करते हैं करप्ट पब्लिक सर्वेंट्स को, तो किस प्रोसेस से करते हैं समझिएगा। देखिए 3 मेन अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व हैं जो इंक्वायर, इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करती हैं करप्शन केसेस को। उनमें से नाम आता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का, CBI दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का, और ACB दैट इज एंटी करप्शन ब्यूरो का। ठीक है, तो केसेस जो रिलेट होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग से जो पब्लिक सर्वेंट्स करें इन्हें इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट किया जाता है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट एंड द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आती हैं। दोस्तों CBI और स्टेट ACBs इन्वेस्टिगेट करती हैं केसेस को जो करप्शन से रिलेटेड होते हैं, उन्हें इन्वेस्टिगेट करती हैं अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत और इंडियन पीनल कोड 1860 के तहत। दोस्तों CBI का जुरिस्डिक्शन ये एक सेंट्रल जो जुरिस्डिक्शन है इज द सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, वाइल स्टेट का जो ACBs है इन्वेस्टिगेट करते हैं केसेस को स्टेट के भीतर। स्टेट रिफर कर सकती हैं अपने केसेस को CBI को। साथियों, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो सुपरवाइज करती है करप्शन केसेस को सरकारी डिपार्टमेंट्स में। CBI इसकी सुपरविजन के अंदर आती है।
CVC रिफ़र कर सकती है केसेस या तो CVO को, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर को हर एक डिपार्टमेंट में, या फिर CBI को भी। CVC और CVO रिकमेंड करते हैं एक्शन क्या लेना है अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट, बट जो डिसीजन है किसी भी डिसिप्लिनरी एक्शन को लेने का किसी सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट, वो डिपार्टमेंट अथॉरिटी के हाथ में होता है। प्रोसिक्यूशन ये किया जा सकता है किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा तभी जब प्रॉपर प्रायर सैंक्शन हो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का, और सरकार अपॉइंट करती है प्रोसिक्यूटर्स को, और यहाँ पे प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स को कोर्ट में करती है। दोस्तों, सारे केसेस जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत आते हैं, ये ट्राइड करे जाते हैं स्पेशल जजेस के द्वारा, जिन्हें अपॉइंट करती हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट आती है ब्रिंगिंग प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच। साथियों, अगर प्रॉपर्टी लानी है गवर्नेंस में और करप्शन को रोकना है तो हमें कुछ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच को फॉलो करना होगा। पहली चीज़ कि अकाउंटेबिलिटी लानी होगी थ्रू राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, और ट्रांसपेरेंसी लानी होगी थ्रू डिजिटाइजेशन प्रोसेस, मतलब ई-गवर्नेंस के माध्यम से। इससे करप्शन कुछ हद तक रुकेगा। द बिल फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो, अगर इफेक्टिवली ये इम्प्लीमेंट हो गया तो इससे क्रेडिबिलिटी सरकार की सर्विसेज की और अच्छी हो जाएगी। इसके साथ मजबूत बनाना है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पे जिसमें सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन हो गवर्नेंस में, एज वेल एज अवेयरनेस हो राइट्स और ड्यूटीज़ की थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स के माध्यम से। ज़्यादा ग्रीवियांस रिडर्सल सिस्टम बढ़िया हो और पब्लिक पार्टिसिपेशन को लेकर आना है इन सर्विस डिलीवरी थ्रू PPP बेस्ड सिस्टम। इसके अलावा प्राइवेटाइज करिए कुछ सेगमेंट्स को जो कि बेटर डन है थ्रू प्राइवेट फर्म्स, जिससे कॉस्ट कम हो और फास्टर डिलीवरी हो सर्विस की। इसके अलावा इम्पार्ट करिए वैल्यू बेस्ड ट्रेनिंग टू पब्लिक ऑफिशियल्स। इसके साथ रिफॉर्म्स लाए जाए एजुकेशन सिस्टम में, ज़्यादा एम्फेसिस दी जाए इक्वालिटी और मोरालिटी को। इसके अलावा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और स्ट्रिक्ट अडेरेंस हो गाइडलाइंस की, कोलिजन डिफेंस लॉस वगैरह की। इसके साथ ऑम्बड्समैन सिस्टम को और मजबूत बनाएं ताकि इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी हो सके हाई लेवल करप्शन केसेस में। और लास्ट में इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सिटीजन्स चार्टर का। तो इस तरीके से लाई जा सकती है प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस। अब करप्शन को यहाँ पे चेक करने के लिए क्या मेजर्स हो सकते हैं? साथियों, चेकिंग करप्शन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक अच्छी गवर्नेंस के लिए और ये रूल ऑफ लॉ के लिए। सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, इफेक्टिव और विगरस पब्लिक सर्विस डिलीवरी और गवर्नमेंट की एबिलिटी और कैपेसिटी ताकि वो बढ़िया चीज़ें कर सके, इंटरवेन करे विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेंट सिविल सर्विसेज, जिससे ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज आएगा सोसाइटी में, इकोनॉमी में और पॉलिटी में अपनी इच्छा अनुसार। इन अ वे करप्शन ये काफ़ी मेजर खतरा है एक गुड गवर्नेंस में, और इंडिया तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पे भी करप्शन है। करप्शन बहुत तरह से बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं, छोटी करप्शन भी हो सकते हैं, इक्वली हार्मफुल हैं दोनों ही सोसाइटी के लिए, इक्वली बड़ा खतरा है गुड गवर्नेंस को, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा करप्शन हो। इनफैक्ट रोज़मर्रा के छोटे छोटे करप्शन जो आम आदमी झेलता है, ना ही इससे हैरेसमेंट होता है हर एक इंडिविजुअल को, बट घूस देना ये सब चीज़ें भी ख़राब है। एक इंसान ब्लेम भी लेता है और ये खुद को कि भाई मानता है कि भाई हम ही तो एक तरीके से करप्शन के एग्जिस्टेंस होने का कारण है। नेचुरली कंट्रोल करना या चेक करना करप्शन को, इसके बहुत सारे डाइवर्स एक्टिविटीज़ इवॉल्व करती हैं। ये प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, पनिशमेंटल हो सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ डिटरेंस, कि मतलब तुम्हें डांटेंगे या तुम्हें जेल भेजेंगे, मोटिवेशनल, प्रोसीजनल या सिस्टम चेंजिंग इस तरह की हो सकती हैं। और यूज़ हर एक इसका ये डिपेंड करता है अलग अलग कैटेगरीज ऑफ फैक्टर्स पे, जिनका बिहेवियर और एक्शन ये इन्फ्लुएंस होता है करप्शन को काउंटर करने के लिए, एज वेल एज टाइप ऑफ रॉन्ग डूइंग को काउंटर करने के लिए, दैट इज़ टू बी चेक्ड। अगर एक व्यक्ति चाहता है कॉन्सेंट्रेट करना प्रिवेंशन ऑफ लार्ज स्केल स्कैम पे, देन पॉलिटिशियन, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, जिसमें टेक्नोक्रेट्स भी आते हैं, दोनों ही सरकार और पब्लिक सेक्टर टेकिंग्स के, लार्ज प्राइवेट कंपनीज जो बेनिफिट पाती हैं ऐसे स्कैम्स से, उनके एग्जीक्यूटिव से, या फिर ऑपरेटर्स जैसे लॉबिस्ट एजेंट्स वगैरह जो फैसिलिटेट करते हैं और कंड्यूट्स बनते हैं, तो इन सबको टैकल करना होगा। एज वुड सीनियर फंक्शनरीज इन विजिलेंस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज एंड इवन जुडिशरी। बट
जब ये छोटे मोटे करप्शन की बात आती है तो सारे सेक्शन सोसाइटी के, जिसमें मिडिल या लोअर लेवल के गवर्नमेंट सर्वेंट्स आते हैं, लोकल पॉलिटिशियन हो गए, लोअर जुडिशरी हो गई, स्मॉल और मीडियम मैन्युफैक्चरर्स, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, अलग अलग तरह के प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, बैंकर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर्स, IT एग्जीक्यूटिव, पर्सन्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फार्मर्स, आर्टिशंस एज वेल एज वे जर्नल्स, दोनों ही रूरल और अर्बन सेटिंग्स के हर एक व्यक्ति, चाहे गरीब हो अमीर हो, सब में चाहे वो जितना भी हो इन्वॉल्व अगर हैं, ब्राइब ले रहे हैं या ब्राइब दे रहे हैं तो ये इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इन सब को टैकल करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स नॉट एवरी वन इज़ करप्ट, हर इंसान भ्रष्टाचारी तो नहीं है, बट हर एक कैटेगरी ऑफ जो लोग हैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट नंबर उनका है जो चाहते हैं कि वो करप्ट एक्शंस करें। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई। अब देखिए क्या, अब ये सब चीज़ें तो हैं ही हैं, हम आपको बताएंगे, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या है एड्रेस करने के लिए पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन को, थोड़ा पहले ये आप समझिए। देखिए मेन क्या बात है, करप्शन की वजह से ये हो सकता है कि भाई लार्ज स्केल में पब्लिक फंड्स जो सरकारी प्रोग्राम के लिए है वो वेस्ट होगा। उसके अलावा क्या होगा कि बहुत सारी घूस वगैरह ले रहे हैं, डिज़ायर ऑब्जेक्टिव पूरी तरीके से पूरा नहीं हो रहा है, ये सब दिक्कतें आएंगी। ठीक है, और अगर हम कहें कि भाई सरकारी लैंड अवेलेबल कराना या दूसरे परमिशंस या लोकेशन लेना एट कंसेशनल रेट पे टू सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स, ये सब होने लगेगा, है ना, वहाँ पे स्कैम होंगे। और अगर छोटे मोटे करप्शन में देखें तो आप ब्राइब का पेमेंट कर रहे हैं या कैश में या किसी तरीके से, कभी कभी सर्विसेज फटाफट पाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए, एक्टिविटीज़ जैसे कि चोरी कर रहे हैं बिजली की या पानी साफ़ पानी की, या अथॉरिटी का जो है देख रहे हैं गेटिंग द कंसर्न अथॉरिटी टू लुक द अदर वे, या फिर फॉलो करना पर्सनल या कास्ट या अदर नॉन मेरिट कंसिडरेशन को अलग अलग डिसीजंस लेने के टाइम पे रिगार्डिंग पब्लिक मैटर्स, तो ये सब आता है। अब इसमें पहला समझिए क्या है, एक होता है पॉलिटिकल करप्शन। सॉरी थोड़ा सा मेरा पेन टैब गड़बड़ हो गया है और मुझे ये कंप्लीट करना है तो ये लिख नहीं पाऊँगी, लेकिन आप समझिएगा मैं बोलती जा रही हूँ। पहला आ रहा है यहाँ पे पॉलिटिकल करप्शन। तो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से करप्शन को आप कह लीजिए ऐसा अब्यूज़ ऑफ ऑफिस, ऑफ ट्रस्ट, या किसके लिए, फॉर प्राइवेट गेन, अपने फ़ायदे के लिए, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से अलग जाके अपनी पोजीशन का यूज़ करके ताकि प्राइवेट लोगों को फ़ायदा पहुँचाएं और ख़ुद फ़ायदा पाएं। इस तरह का करप्शन ये कैटेगरी में आता है जिसे हम लोग ग्रैंड करप्शन कहते हैं। इम्पॉर्टेंट वजहें क्या है इस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की करप्शन में, जैसे कि पॉलिटिकल इच्छा ये है कि भाई हम धोखा देंगे, है ना, कंट्री को धोखा देंगे, इससे लीगल इंस्टीट्यूशनल प्रोविजंस जो अवेलेबल हैं करप्शन से लड़ने के लिए उन सब से बचेंगे, है ना, अपने फ़ायदे के लिए। और ऐसे इंस्टीट्यूशंस का इस्टेब्लिशमेंट जैसे लोकपाल और इम्प्लीमेंटेशन नेशन वाइड एंटी करप्शन स्ट्रैटेजी का, ये पूरी तरह से डिमॉन्स्ट्रेट करता है पॉलिटिकल विल को और एक पॉजिटिव सिग्नल भेजता है वन एंड ऑल को। दूसरा, एथिक्स और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नॉर्म्स, ये मैंडेटरी है मिनिमम मेजर्स के लिए फॉर इस्टेब्लिशिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का रोल जो है होल्ड करने में एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल, ये पावरफुल टूल है। नेवरलेसनेस कंपल्शंस ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, कभी कभी समटाइम्स फोर्स स्टेलमेट्स। तो ये हो गया पॉलिटिकल करप्शन। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन निकलता है इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस ऑफ सरकारी के जो प्लान हैं, स्कीम्स है, इवन डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के टाइम पे। और दो मेन वजह एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन की ये हैं। पहली तो कि सिविल सर्वेंट्स रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं एक्सट्रेनियस इन्फ्लुएंस को, बाहर से कोई उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, सिविल सर्वेंट्स उसको मना नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा एक्टिव कोल्यूशन। अब देखिए अकाउंटेबिलिटी की कमी जब है, इंटीग्रिटी की है, ट्रांसपेरेंसी की है, मोनोपोली है, उसके साथ पावर है, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, तो ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो करप्शन को और बढ़ाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। हाई एक्सपेक्टेशन करप्शन की और लो प्रोबेबिलिटी पकड़े जाने की, इससे ये इम्यूनिटी होती है, कल्चर ऐसा बनता है कि हम तो बच जाएंगे। करप्शन अभी भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे प्रोसीजर्स, लॉज, कोड्स ऑफ कंडक्ट्स में, अगर इनफॉर्मल क्लिक्स गाइड्स करेंगे गवर्नमेंट एक्टिविटी को। तो
इसके लिए रिकमेंडेशन की बात करूं तो कोई भी एंटी करप्शन स्ट्रैटेजीज का एम हो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन को कम करने का, वो एड्रेस करे कुछ चीज़ों को। पहली चीज़ तो मजबूत बनाए पॉलिटिकल विल को टू कन्फ्रंट करप्शन, मतलब एक टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच की ज़रूरत है। देखिए, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल हो जिससे हम करप्शन को उखाड़ के बाहर फेंक दें, इसमें टॉप डाउन अप्रोच हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बात का पता लगाना कि जो पॉलिटिकल विल है वो फ्लो नहीं करती सिर्फ और सिर्फ टॉप डाउन, यहाँ पे बॉटम अप सोर्सेज भी हैं पॉलिटिकल विल के। कुछ केसेस में ये सोर्सेज पब्लिक ऑफिशियल्स में हो सकते हैं ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ सर्विस डिलीवरी, जो स्ट्रांगली कमिट करते हैं कंट्रोल, प्रिवेंट और एक्सपोज करने के लिए वेस्ट, फ्रॉड और अब्यूज़ को। साथ में इंक्लूड करते हैं सिटीजन ग्रुप्स को, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को और प्राइवेट सेक्टर को। इसके अलावा यंग पार्लियामेंट्रीज जो हैं वो लीड लें, एंटी करप्शन स्टैंड्स लें अपनी पर्सनल इंटीग्रिटी और क्लीन इमेज के माध्यम से। इलेक्शन कमीशन ये मैंडेटरी कर दे एंटी करप्शन पॉलिसीज़ को कि इन्हें पार्टी के मैनिफेस्टो में आपको डालना पड़ेगा, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को। पॉलिटिकल पार्टीज़ और लीडर अवॉइड करें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पैदा होता है उनकी द्वारा करी गई एक्टिविटीज़ में, खासकर उस समय जब नॉमिनेट कर रहे हों मेंबर्स को इम्पॉर्टेंट पब्लिक ऑफिसेस में। उसके अलावा इंस्टीट्यूशनलाइज करें एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे मैटर्स करप्शन के, लॉस के वो एक जैसे हों सबके लिए। दूसरी बात कि एक एथिकल कॉम्पिटेंस को पब्लिक ऑफिशियल्स में आपको बिल्ड करना चाहिए कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग अप्रोच हो प्रोफेशनल एथिक्स के लिए फॉर पब्लिक ऑफिशियल्स। ये एक इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क दे सकती है फॉर बिल्डिंग द कैपेसिटी फॉर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी अमंग पब्लिक ऑफिशियल्स। इसके अलावा ऑफिशियल्स डेवलप करें स्किल्स रिकॉग्नाइज करने में मेरिट्स को, प्रिंसिपल पोजीशन की जो दूसरे लें, और पोजीशन यहाँ पे कंसेंसस बिल्ड करें जितना हो अच्छे से, पब्लिक ट्रस्ट आएगा, इससे रिस्पॉन्सिबिलिटीनेस आएगी इन दी ऑर्गेनाइजेशन। और फर्दर एथिक्स और इंटीग्रिटी को इंक्लूड करा जाए परफॉर्मेंस रिव्यू में पब्लिक ऑफिशियल की। फिर क्या कर सकते हैं आप ये कर सकते हैं कि मजबूत बना सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को, है ना। एक अच्छा मेरिट बेस्ड प्रोफेशनल नॉन पार्टीशन सिविल सर्विस हो, इंट्रोडक्शन हो, ये आप लाए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन का करप्शन प्रोन प्रोसेसेस में एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जिसमें अच्छा पोटेंशियल हो बढ़ाने के लिए एफिशिएंसी वगैरह को। एक्सेस दिया जाए इंस्टीट्यूशंस को बिना किसी रुकावट के, ट्रांसपेरेंसी हो पब्लिक अफेयर्स में और एक्सेस हो इन्फॉर्मेशन का, सरकारी फंक्शंस सिटीजन्स को राइट हो और रिस्पॉन्सिवनेस हो फंक्शनरीज का, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन्वॉल्व करिए रेगुलेटर्स को जो देखें जैसे CVC, CBI वगैरह, है ना। और जब नई पॉलिसीज़ बनाई जाए तो इस बात को इंश्योर करें कि पॉलिसी करप्शन से लड़ने के लिए इतनी पोटेंशियल होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करें गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस मेजर्स में, और इनसे भी कहें कि आप भी देखिए सच्चाई से आपको काम करना है। इसके अलावा पॉलिटिकल फाइनेंस और इलेक्टोरल फंडिंग की बात करें तो अभी तो इलेक्टोरल स्कैम आपने देखा कितना बड़ा रहा था। आपको स्टेट फंड बनाना है फंड करने के लिए इलेक्शंस को, कंट्रीब्यूशन इसमें रहेगा फंड में, जो होगा वो टैक्स एग्जेम्प्ट होगा। स्टेट फंडिंग इलेक्शंस की या पार्टीज़ की ये ज़्यादा, मतलब अभी तो आपने देखा ये फंडिंग वाला इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कितना बड़ा केस था। प्राइवेट फंडिंग में रिफॉर्म्स लाना चाहिए। अभी का एक्सपेंडिचर सीलिंग जो कैंडिडेट पे है वो अबॉलिश करें, एज ये मीनिंगलेस है। कैप करने के लिए कैंडिडेट स्पेंडिंग को अलाउ करता है, इससे बहुत लूप होल्स आते हैं पार्टी के लिए, सपोर्टर स्पेंडिंग के लिए। स्टेट फंडिंग एज मच इन काइंड एज पॉसिबल कि यहाँ पे इसमें डाइवर्जन ना हो पाए। डोनर की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करी जाए, क्या अमाउंट दिया है सब पता लगे। स्टेट यहाँ पे यूज़ करें लेवल ऑफ स्टेट फंडिंग को, जिससे इम्पोज करें इंटरनल डेमोक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी को। एक सिस्टम हो जो सस्पेंड करे ऐसे पॉलिटिशियन को जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ चार्जेस लगे हों और वो साबित हो गए हैं। हर दिन डिस्क्लोजर रिसीट्स और एक्सपेंडिचर का हो पॉलिटिकल पार्टीज़ करें, कितना पाएँ कितना उन्होंने खर्चा किया, वेबसाइट के माध्यम से ये करें। और सारे पॉलिटिकल पेमेंट प्लास्टिक कार्ड्स, बैंक अकाउंट्स के थ्रू जो होते हैं, इसमें लास्ट माइल पेमेंट है वॉलंटियर को और पार्टी वर्कर्स को। तो सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स जो हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अक्रॉस फॉर कंट्रोलिंग करप्शन, उसमें ये कह सकते हो आप प्रमोट करो ट्रांसपेरेंसी, सिविल सर्विस रिफॉर्म हो गए, प्रमोट करना एक सर्विस ओरिएंटेड कल्चर को और स्ट्रीमलाइन करना हैंडलिंग को पब्लिक कंप्लेंट्स की। इसके अलावा पब्लिक प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म, प्रोएक्टिव विजिलेंस जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या बैंक्स में हो। तो प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है इसके अंदर करप्शन से लड़ने में, ये हम आपको अब अगली बार बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में।
ठीक है। अभी हम पब्लिक प्राइवेट सेक्टर सब समझाएंगे आपको। फ़िलहाल कैसा लगा ये लेक्चर आप मुझे बताइएगा, और नेक्स्ट चैप्टर में क्या, नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।